महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक घमासान मचने के आसार है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट हर दिन सरकार पर आरोप करने में लगे रहते हैं। तो वही उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत हमेशा केंद्र सरकार और पंतप्रधान मोदी पर निशाना साधने का बस मौका देखते रहते हैं। तो वही शिवसेना के दोनों गुटों में विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे असली शिवसेना को लेकर जनता में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ी खबर ने तूल पकड़ता दिख रहा है। दर्शकों, जानकारी दे कि शिवसेना में हुई टूट के बाद एनसीपी पार्टी भी विभाजित हुई थी। चाचा पवार से भतीजे अजित पवार ने अपनी दूरी बनाते हुए बीजेपी और शिंदे की शिवसेना से हाथ मिलाया और सरकार भी बनाई। हालांकि पिछले कई दिनों में ये भी देखने मिला कि दोनों पवार एक दूसरे के साथ बैठक और मंच साझा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि क्या पवार चाचा भतीजे फिर से एक साथ आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं खबर क्या है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र के पुणे में एक तस्वीर ने सूबे की सियासत को गरमा दिया। रविवार को यहाँ शरद पवार और अजित पवार की कुछ देर अकेले में मुलाकात हुई। इस मीटिंग के बाद सियासी हलकों में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से चाचा भतीजे के एक साथ आने की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो वही इससे पहले एनसीपी को झटका देते हुए 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि नागालैंड में एनसीपी अजित पवार गुट के सभी 7 विधायक पाला बदलते हुए शनिवार को सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल हो गए। वही इस पर अजित पवार द्वारा भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों ने मुझे बताया था कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने यह भी बताया कि कुछ समय पहले वे खुद मुझसे मिलने देवगिरी बंगले पर आए थे और अपनी बेचैनी जाहिर की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि उनका कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में राजनीति ने तूल पकड़ते हुए एनसीपी में हो रही चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पुणे में लगभग हर महीने शुगर कोऑपरेटिव समूह की बैठक होती है। इस बैठक में अजित पवार, दिलीप वळसे पाटिल, शरद पवार सभी लोग मौजूद होते हैं। इस मीटिंग में अजित पवार और शरद पवार सहित अन्य बड़े नाम एक साथ थे। जब मीटिंग खत्म हुई और टी ब्रेक होने लगा, तब तक अजित पवार और शरद पवार के उसी मीटिंग वाली जगह पर 5 से 7 मिनट तक बात करते नजर आए। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि क्या ये संभव है कि चाचा भतीजे एक साथ आ सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक कई ऐसे चौंकाने वाले भूचाल आए जिसका किसी राजनीतिक विश्लेषकों ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ऐसे में एनसीपी में दोनों गठ एक साथ नजर आ सकते हैं। तो वही दर्शकों, इस बैठक पर सभी की निगाहें इसलिए भी बनी थी क्योंकि पिछले 1 महीने से दोनों एनसीपी गुट के एक साथ आने की चर्चा जोरों पर थी। हालांकि कुछ मुद्दे पर अजित पवार और शरद पवार के बीच क्या कोई बातचीत हुई, इसकी जानकारी मीटिंग में मौजूद लोगों में से किसी के पास नहीं है। यानी जो कुछ भी चर्चा हुई, इसकी पुष्टि यही दोनों नेता कर सकते हैं, ये तो स्पष्ट हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि दर्शकों, महाराष्ट्र में एक बार फिर क्या बड़ा राजनीतिक भूचाल होने जा रहा है। इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे हो या फडणवीस, शिंदे हो या पवार, हर नेता विधानसभा चुनाव के बाद फिर एक बार अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता बीजेपी की अगुवाई में शिंदे अजित पवार के साथ चलाई जा रही है। तो वही विपक्ष में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार, कांग्रेस एक साथ मिलकर इन स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों की महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति का खेल चल रहा है, इससे हर कोई वाकिफ है, क्योंकि सत्ता के लालच में कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिलाने में देर नहीं करती। तो वही दूसरी तरफ देखें तो नेताओं का दल बदल करना, पार्टियों में टूट का सामना करना, ऐसी कई घटनाएं सामने आई। ऐसे में एक बार फिर बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुटी शिवसेना यूबीटी फंसती नजर आ रही है। पार्टी में चल रही नाराजगी ने उद्धव को परेशान किया है और बड़ा खेल शिंदे की शिवसेना ने करते हुए उन्हें जबरदस्त झटका दिया है। ऐसे में निकाय चुनाव में फंसती शिवसेना यूबीटी पार्टी के सामने राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर, जानते हैं इस खबर में। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच सांगली जिले में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लग सकता है। शिवसेना यूबीटी के नेता और डबल महाराष्ट्र केसरी विजेता चंद्रहार पाटिल को लेकर खबरें आ रही है कि वे 9 जून को शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। चंद्रहार पाटिल शक्ति प्रदर्शन करके पार्टी में प्रवेश करेंगे। ऐसे में एक बार फिर उद्धव ठाकरे को राजनीतिक झटका मिलता दिख रहा है। तो वही इससे पहले भी कई साथी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने उद्धव का साथ छोड़ शिंदे की शिवसेना में जाना पसंद किया था।
तो वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले सांगली के भालवनी में आयोजित एक बैठक में उद्योग मंत्री उदय सामंत की उपस्थिति में चंद्रहार पाटिल ने उन्हें चांदी की गदा भेंट देकर सत्कार किया था। दोस्तों, यह कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इस दौरान शिवसेना मंत्री उदय सामंत ने चुटकी लेते हुए कहा था कि चंद्रहार पाटिल ने हमें हार पहनाया, लेकिन हम उन्हें कब पहनाएंगे यह एकनाथ शिंदे साहब तय करेंगे और पाटिल के गले में वह हार कब पड़ेगा इसका फैसला भी वही करेंगे। ऐसे में दर्शकों, सोचने वाली बात यह भी है कि क्या शिंदे ने उद्धव ठाकरे को इस चुनाव में शिकस्त देने की तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि चंद्रहार पाटिल लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से उम्मीदवार रह चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वे एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की बढ़ती परेशानी पार्टी के अंदर टूट का कारण बनती जा रही है। देखा जाए तो चंद्रहार पाटिल ने इससे पहले उदय सामंत और एकनाथ शिंदे से रत्नागिरी में मिले थे और साथ में भोजन भी किया था। इसके अलावा सांसद श्रीकांत शिंदे के साथ कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी और श्रीकांत शिंदे ने सार्वजनिक रूप से उनकी तारीफ की थी। दर्शकों, ऐसे में जानने और समझने वाली बात यह भी है कि आखिर इस दल बदल की चर्चा इतनी क्यों है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान में सांगली की सीट पर महाविकास आघाड़ी होते हुए भी यूबीटी और कांग्रेस का सामना हुआ था। कांग्रेस के विशाल पाटिल और यूबीटी से चंद्रहार पाटिल चुनाव लड़े थे। दरअसल यह सीट कांग्रेस ने मांगी थी, पर संजय राउत इस सीट को लेकर अड़े थे, इसलिए महाविकास आघाड़ी में भी दरार आई थी। पर अब दर्शकों, जिसके लिए संजय राउत ने इतना हंगामा खड़ा किया था, वही अब चंद्रहार पाटिल शिवसेना यूबीटी पार्टी को छोड़ शिंदे की शिवसेना में जाना पसंद कर रहे हैं। की पुरानी पार्टी कांग्रेस और उनके युवा नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर आए दिन निशाना साधते हुए जनता में सरकार के फैसलों और नीति पर सवाल खड़े कर ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार के समय देश में सब कुछ ठीक था। ऐसे में विपक्ष की इसी राजनीति पर महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन में टूट के आसार साफ नजर आ रहे हैं। शरद पवार, जो विपक्ष में सबसे अनुभवी नेता है, अब उन्होंने ही कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष वर्ग को सबसे जबरदस्त झटका दिया है। बता दें कि शिवसेना पार्टी नेता संजय निरुपम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए उनके अंदरूनी राजनीति का खुलासा कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और कैसे विपक्ष हुआ है एक्सपोज, जानते हैं इस खबर में। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संसद के विशेष सत्र के लिए इंडिया गठबंधन के दलों ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी पर शरद पवार की पार्टी का दस्तखत नहीं है। ऐसे में दोस्तों, अब इसको लेकर शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा है कि महाविकास आघाड़ी का एक विकेट गिर चुका है। ऐसे में समझने वाली बात यह भी है कि क्या विपक्ष में फिर से दरारें पड़नी शुरू हुई है। दर्शकों, जानकारी दे कि इससे पहले मंगलवार को अपने एक्स पोस्ट में शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने लिखा था कि इंडिया गठबंधन की जिन 16 पार्टियों ने संसद के विशेष सत्र के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी है, उनमें शरद पवार जी की एनसीपी नहीं है। मतलब महाविकास आघाड़ी का एक विकेट गिर चुका है। कांग्रेस और उबाटा वालों के बीच वैसे भी जुतम पैजार होती रहती है। संकेत यह भी है कि लोकल बॉडी के चुनाव आने तक एमयूए की तीनों प्रमुख पार्टियां एकता चलो के नारे के साथ मैदान में कूदेगी और एक दूसरे के साथ हिसाब चुकाएगी। ऐसे में दर्शकों, विपक्ष के सबसे अनुभवी नेता शरद पवार द्वारा गठबंधन से अलग भूमिका लेना अब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जो शरद पवार मोदी के विरोध में प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं, ऐसे में उनके द्वारा अब सरकार का समर्थन करना राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के लिए परेशानी बन सकती है। तो वही आपको ये भी जानकारी दे कि सरकार द्वारा सीज फायर करने के बाद विपक्ष ने अपनी राजनीति भी तेज कर ली और इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का उनका प्रयास शुरू हुआ है। तो वही विपक्षी दल पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है और जिन 16 दलों ने सरकार को लिखी चिट्ठी में दस्तखत किए हैं, उनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाकपा लिबरेशन, केरल कांग्रेस, वीसीके और एमडीएम के नेता शामिल है। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति की ओर से देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर समर्थन दिखाई दे रहा था। बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और राष्ट्रीय स्तर पर ये तीनों ही दल इंडिया गठबंधन में शामिल है। हालांकि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष ने अपनी मांग को और भी तेज कर लिया है। इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रमुख है। आपको बता दें कि देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी की पूर्व साथी शिवसेना यूबीटी हो, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मीडिया के सामने मोदी विरोध में बयान देकर सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि विपक्ष के सभी आरोपों पर पानी भी फिरता गया है। राहुल गांधी आए दिनों केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हुए नए नए दावे प्रतिदावे करते देखे जा रहे हैं, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है। मोदी और बीजेपी ने विपक्ष को ये दिखा दिया कि देश की जनता उन पर कितना भरोसा करती है, इसलिए तो लगातार 3 बार सरकार बनाने में बीजेपी सफल हुई। ऐसे में एक बार फिर महाराष्ट्र में राजनीति का माहौल गर्म होने के आसार है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी पार्टी के सांसद संजय राउत ने पंतप्रधान मोदी और बीजेपी को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी राउत के आरोपों को सीरियसली नहीं लेती। संजय राउत जो हर दिन मीडिया के सामने आकर बीजेपी को घेरने का नाकाम प्रयास करते रहते हैं, एक बार फिर संजय राउत ने पीएम मोदी, फडणवीस और अमित शाह पर राजनीतिक हमला बोल दिया है। बता दें कि पहलगाम हमला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, संजय राउत ने हमेशा सरकार को घेरने का प्रयास किया। ऐसे में क्या कहा है संजय राउत ने अपने बयानों में, आइए जानते हैं इस खबर में। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखे हमले किए हैं। मणिपुर की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास वह सरकार बनाने का समय है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की ज़मीन पर कदम नहीं रखा। राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि अब प्रधानमंत्री केवल नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। ऐसे में संजय राउत के पंतप्रधान मोदी पर सवाल उठाने वाले बयान से अब वो बीजेपी के निशाने पर आए हैं। तो वही संजय राउत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए बताया कि सरकार डरी हुई है, जनता नहीं, लेकिन फिर भी अगर गृह मंत्री कश्मीर जाते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। अमित शाह को पहले टेररिज्म खत्म करना चाहिए। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव शिवसेना यूबीटी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि शिवसेना पार्टी के 2 गुटों में बंटने से ठाकरे की पार्टी कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में संजय राउत मोदी शाह पर निशाना साधकर लोगों में उनके प्रति भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही संजय राउत ने शरद पवार के बहाने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस को भी अपने बयानों से घेरने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार की तारीफ पर राउत ने कहा कि यह प्रशंसा अच्छे मन से नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने यानी फडणवीस ने उनकी तारीफ की है तो ये अच्छी बात है। शरद पवार इतने बड़े नेता हैं जो हमेशा देश के हित में सोचते हैं, ऐसा कहते हुए संजय राउत ने फडणवीस के बयान पर तंज कसा है। दर्शकों, संजय राउत द्वारा इस तरह के बेबुनियाद बयान देने से उद्धव ठाकरे को मुसीबत झेलनी पड़ती है, क्योंकि राउत मीडिया के सामने बयान तो देते हैं परंतु उसके राजनीतिक परिणाम पार्टी पर पड़ते कई बार देखा गया है। तो वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीजेपी पर की गई टिप्पणी पर बोलते हुए संजय राउत ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 3000 करोड़ का घोटाला किसने किया? यह भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह कॉन्ट्रैक्ट एक मेगा इंजीनियर कंपनी को देने की तैयारी थी। राउत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बीजेपी को उसकी औकात दिखा दी है। उन्होंने अदालत का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा में आज भी मजबूत स्तंभ बनी हुई है।